दोस्तों, भू राजनीति के अखाड़े में भूमध्य सागर इस वक्त उबाल पर है। दशकों में ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा गया। जो जंग अब तक भारत और तुर्की के बीच सीमित थी, वो अब एक खतरनाक त्रिपक्षीय मोड़ ले चुकी है, जिसने न सिर्फ क्षेत्र को बल्कि पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। एक तरफ अहंकार से भरा तुर्की, जो भूमध्य सागर को अपनी पुश्तैनी जागीर मानता है, तो दूसरी तरफ भारत, जिसने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों की स्वतंत्रता का झंडा बुलंद करते हुए साफ कह दिया कि यह किसी की बपौती नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार का एक साझा रास्ता है और इस पर सभी राष्ट्रों का उतना ही अधिकार है जितना कि तुर्की का। लेकिन इस द्विपक्षीय संघर्ष में अब तीसरी और सबसे बड़ी ताकत की एंट्री ने पूरे खेल का रुख पलट दिया है, और यह कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन नाटो है। जी हां, जिस नाटो नौसेना को अजेय माना जाता है, उसने भूमध्य सागर के इस गर्म होते माहौल में कदम रख दिया है। और इस खबर ने सोशल मीडिया से लेकर दुनिया के हर न्यूज चैनल तक टहलका मचा दिया है। जो मामला कल तक सिर्फ भूमध्य सागर के तटों तक सीमित था, वह पूरी तरह से एक वैश्विक संकट का रूप लेता दिख रहा है। दरअसल तुर्की ने बीते कुछ घंटों पहले ही अपने नाटो समूह में जाकर मदद की गुहार लगाई थी। अंकारा ने अपने सहयोगी देशों से चिल्ला चिल्ला कर कहा कि जल्द से जल्द सेना भेजी जाए, क्योंकि भारत की उपस्थिति ने भूमध्य सागर में तुर्की के हितों को खतरे में डाल दिया है। आपको याद दिला दें कि तुर्की नाटो गठबंधन का एक सदस्य देश है, और इस समूह के सदस्यों के बीच एक सबसे अहम संधि यह है कि अगर नाटो के किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे पूरे गठबंधन पर हमला माना जाता है, जिसके बाद नाटो का पूरा संगठन एकजुट होकर उस कथित हमलावर देश के खिलाफ सीधे मैदान में उतर जाता है। और इस वक्त भूमध्य सागर उसी चौतरफा युद्ध की स्थिति से घिर चुका है। हाल यह है कि कुछ दिन पहले तक शांत दिखने वाला भूमध्य सागर अब सचमुच सुलग उठा है। चारों तरफ युद्धपोतों का जमावड़ा लगा हुआ है। एक तरफ भारत के आईएनएस विक्रमादित्य, मान लीजिए विक्रांत की जगह, जैसे दिग्गज युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद और लगभग 5 अन्य भारतीय नौसेना के जहाज भूमध्य सागर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तुर्की के 22 युद्धपोत पहले से ही गश्त लगा रहे थे। लेकिन अब नाटो की एंट्री ने पूरे मामले को एक अप्रत्याशित मोड़ दे दिया है। यह खबर सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर तक पहुंच चुकी है, और यह मामला अब इतना तूल पकड़ रहा है कि व्हाइट हाउस भी इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार भूमध्य सागर में ये स्थितियां गड़बड़ हुई तो कैसे हुई, तुर्की ने ऐसा क्या किया जिसके चलते भारत और तुर्की का आमना सामना इस वक्त चल रहा है। खैर, इस पूरे केस में नाटो की एंट्री ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और इसे एक वैश्विक नीतिगत संकट करार दिया जा रहा है। लग रहा था कि भारत जिस चीज से बचना चाह रहा था, आखिरकार उसे वही करना पड़ रहा है। भारत इस संघर्ष को टालना चाहता था, लेकिन अब टलने की कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि भूमध्य सागर एक नई जंग का अखाड़ा बन चुका है। इस वक्त की पूरी खबर क्या है, क्या अपडेट सामने आ रही है, और किस कदर से नाटो की एंट्री ने तुर्की के लिए पूरा मामला पलट दिया है, यह जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, भारत ने तो इस वक्त पूरे भूमध्य सागर में अकेले ही मोर्चा संभाल रखा है। स्थिति यह बन चुकी है कि तुर्की पूरी तरीके से दबाव में आकर अब नाटो की मदद लेने पर उतारू हो चुका था, और यही स्थिति बिगड़ती हुई तब नजर आई जब लगा कि नाटो की एंट्री तो पूरे के पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का रूप दे देगी। लेकिन तुर्की जिस पूरी घातक प्लानिंग के साथ नाटो को भूमध्य सागर में बुलाया था, आखिरकार वह पूरा का पूरा प्लान तुर्की का धरातल पर ही रह गया। तुर्की को लगा था कि वह नाटो का सहयोग लेकर भारत को चारों खाने चित्त कर देगा, क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य देश है, और अगर भारत उस पर कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो इसे सीधे सीधे नाटो पर हमला मान लिया जाएगा, और इसके बाद नाटो के सभी देश मिलकर भारत को सीधे भूमध्य सागर में धूल चटा देंगे, और वह इस पूरे मामले से आसानी से बच निकलेगा। यह थी तुर्की की शातिर चाल। लेकिन असल में पूरी की पूरी प्लानिंग तब पलट गई जब नाटो ने इस पूरे घटनाक्रम में तुर्की का साथ देने की बजाय भारत का पक्ष ले लिया है। जी हां, इस वक्त भू राजनीतिक समीकरणों में यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, या यूं कह लीजिए तुर्की को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग चुका है। तुर्की की पूरी प्लानिंग बुरी तरह से विफल हो चुकी है। हाल यह बन रहा है कि अब नाटो ने उलटा तुर्की को ही इस मामले में बुरी तरीके से लताड़ दिया है। नाटो के सदस्य देशों ने तुर्की को क्या कहा है, यह आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल नाटो ने सीधे तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में देखा जाए तो भारत की कोई गलती नहीं है,
क्योंकि भारत ने न तो मेडिटेरियन सी के अंदर और न ही किसी विवादित क्षेत्र के अंदर ऐसा कुछ किया है जिससे उसके ऊपर कोई सैन्य कार्रवाई की जा सके। नाटो ने स्पष्ट किया है कि भारत ने सीधा अंतर्राष्ट्रीय यूएस आधारित समुद्री रास्ते को लेकर अपना रुख किया, यानी कि जो तुर्की का रास्ता था उसे ब्लॉक तो किया ही नहीं, और न ही भारत ने तुर्की के ऊपर कोई प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई की। इसके चलते नाटो की सैन्य एंट्री यहां पर नहीं मानी जाएगी, यानी भारत का सीधा मास्टर स्ट्रोक तुर्की को लग चुका है। इससे पहले भारत ने तुर्की के वॉरफेयर यूनिट के कम्युनिकेशन चैनल को डिस्टर्ब किया, फिर उसके ड्रोन सिस्टम को जाम कर दिया। तुर्की के यूएवी हाइवा में लटक गए, बिल्कुल कटी हुई पतंग की तरह। तुर्की के नेवी के अधिकारी एक दूसरे को देख रहे थे कि सिस्टम क्यों नहीं चल रहा है। सारी चीजें तुर्की के आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थीं, लेकिन इसके बावजूद अब नाटो का यह कहना कि तुर्की की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया गया है। नाटो ने साफ कहा है कि भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जिसके चलते नाटो को भारत पर कोई एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि इस पूरे मामले में जरा सोचिए, भूमध्य सागर में भारतीय युद्धपोत सिर्फ अपने रास्ते को तय कर रहे थे, लेकिन रास्ता रोकने वाला कौन था? तुर्की। भारत को धमकी देने वाला कौन? तुर्की। किसने कहा कि अपने जहाज को भूमध्य सागर से वापस ले लो, वरना हम उन्हें ध्वस्त कर देंगे? तुर्की। इससे पहले भारत कुछ करता, तुर्की ने सीधे तौर पर भारत को वार्निंग दी, धमकी दी, और यहां तक कि भारत के ऊपर युद्ध छेड़ने तक की धमकी दे दी थी। इसके बावजूद भारत ने कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया। भारत ने सिर्फ तुर्की के सिस्टम को ब्रेक किया और तुर्की की सप्लाई चेन को कट किया, जो किसी भी जगह से पूरी तरीके से युद्ध की स्थिति को नहीं कहते हैं। दरअसल असली ट्विस्ट तो तब आया जब नाटो की तरफ से तुर्की से तीखे सवाल पूछे गए। नाटो ने पूछा कि आखिरकार भारत ने किया क्या है और किस वजह से नाटो की एंट्री यहां पर बहुत जरूरी मानी जा रही है। किस कदर से हम ये मान लें कि भारत ने तुर्की के ऊपर अटैक किया है, कोई प्रूफ है? लेकिन जवाब में ब्रिटेन ने कहा, अगर तोड़ा है तो उसका प्रूफ दिखाओ। अमेरिका ने कहा, तुर्की ने पहले भड़काया था, भारत ने बाद में रिएक्ट किया। उसी जगह जर्मनी ने कहा, हम तो न्यूट्रल रहेंगे। फ्रांस ने तो हंसकर कह दिया, इंडिया को प्रोवोक करोगे तो यही होगा। अब बताइए, जब दुश्मन को अपने घर वाले ही समझाने लग जाएं तो उसकी हालत कैसी हुई होगी? इसी हालत में तुर्की को झुकना पड़ रहा है। हाल ये बन चुका है कि उसने गुप्त बैक चैनल से भारत को संदेश भेजा है कि हम संघर्ष नहीं चाहते हैं, बातचीत के लिए हम तैयार हैं। पर दोस्तों, अब भारत पुराने जमाने वाला शांत रहने वाला भारत नहीं है। भारत ने साफ कह दिया, बातचीत वहीं होगी जहां हम चाहेंगे, शर्तें वहीं रखी जाएंगी जो हम चाहेंगे। लेकिन अब इस पूरे मामले में जब नाटो की एंट्री हुई ही है, तो अब इस मामले में फैसले के बीच नाटो की उपस्थिति भी जरूरी रहेगी। दरअसल नाटो ने साफ कर दिया है कि न तो वह इस पूरे मामले में तुर्की का साथ देने वाला है और न ही वह किसी भी तरीके से भारत के इस फैसले की खिलाफत करने वाला है, क्योंकि दरअसल भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक नहीं बल्कि मेंटेन करने का काम किया है। असल में वास्तव में बात की जाए तो जो समुद्री जलमार्ग होते हैं, उन जलमार्गों पर किसी देश का कॉपीराइट नहीं होता है, चाहे वह भूमध्य सागर हो, लाल सागर हो, हिंद महासागर हो या फिर उत्तरी महासागर हो। कोई भी ऐसा सागर जहां से दुनिया के व्यापार नियंत्रित होते हैं, उस जगह पर अगर कोई देश नियंत्रण करने की कोशिश करता है तो वह देश अंतर्राष्ट्रीय कानून को ब्रेक कर रहा है। यानी कि जो तुर्की ने किया था वह अंतर्राष्ट्रीय कानून को ब्रेक किया गया था, जिसके चलते भारत को यह कड़ा एक्शन लेने के लिए पूरे के पूरे अधिकार थे, और इन्हीं अधिकारों के चलते भारत ने तुर्की पर एक्शन लिए थे। दरअसल तुर्की भूमध्य सागर में अपने नौसैनिक अड्डे को तैयार कर रहा था, और यह नौसैनिक अड्डा तुर्की की 240 नॉटिकल माइल की समुद्री सीमा से बहुत बाहर का था, और बाहर का होने की वजह से यहां पर पूरा अधिकार था कि भारत इस पर कोई भी कड़ा एक्शन ले सकता था, क्योंकि यहां पर भारत के रास्ते में रुकावट डाली गई थी। अगर आपको याद हो, भारत का INS त्रिकंद जब अपने वॉरफेयर के साथ आगे बढ़ रहा था, तब तुर्की ने इस पर वार्निंग दी थी, जिसके चलते तुर्की यहां पर पहले ही गलत साबित हो चुका है। और अब रही बात नाटो की, तो जहां दुनिया यह मान रही थी कि नाटो तुर्की की वजह से अगर भारत से भिड़ता है तो यह जंग अंतर्राष्ट्रीय बन जाएगी, लेकिन अब इस जंग को लेकर भी पूरे नाटो ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, या यूं कह लीजिए तुर्की के लिए यह एक बहुत बड़ा धोखा है। असल में कहा जाए तो तुर्की को धोखा नहीं बल्कि उसके कर्मों की असल में सजा मिली है, क्योंकि तुर्की को लग रहा था कि वह इस तरह से करेगा और नाटो का साथ लेकर भारत के साथ जंग छेड़ देगा। और इस मामले में सीधी बात है कि जहां पर लगभग 32 देश, जिसमें अमेरिका खुद भी शामिल होगा, अगर ऐसी स्थिति होती है तो सीधी भारत की हार हो जाती। लेकिन यहां पर भारत की न सिर्फ रणनीतिक प्लानिंग काम आई,
बल्कि भारत की सामरिक शक्तियों ने भी बहुत बड़ा ठोस कदम उठाया था, क्योंकि तुर्की को ऐसे जख्म भारत ने दिए जो दुनिया को दिखने वाले ही नहीं थे। भारत ने किया क्या? तुर्की के पूरे सिस्टम को ब्लॉक किया, उसे अंडर एस्टिमेट करने वाले उसके सबसे ताकतवर ड्रोन्स के पूरे सिस्टम को क्रैश कर दिया। भारत ने उसकी सप्लाई चेन को कट किया। यहां तक कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून को भारत ने ब्रेक नहीं किया था, जिसके चलते पूरा का पूरा नाटो समूह इस वक्त उलटा भारत के साथ खड़ा हो चुका है। और अब तुर्की एक बार फिर से नया राग अलापना शुरू कर चुका है। इस खबर के आने के साथ ही तुर्की पूरी तरीके से बिलबिला उठा है। तुर्की को लगा है कि उसके साथ नाटो ने धोखा किया है। उसके साथ उसे नाटो का सदस्य बना करके उसे नाटो के सदस्य के बराबर पूरा दर्जा नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसे लगा था कि भारत के ऊपर इस वक्त नाटो को टूट पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। और अब इस मामले में तुर्की अमेरिका के पैर पकड़ना शुरू कर चुका है। तुर्की को लग रहा है कि अब इस मामले में कोई अगर उसे बचा सकता है तो वो है अमेरिका, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो भौगोलिक स्थितियों से लेकर के भारत की व्यापार स्थितियां अमेरिका के अनुकूल है ही नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति मान लीजिए उस समय के दिन ब दिन भारत को लेकर के कड़ा रुख दिखाने की कोशिश करते हैं, बदले में भारत भी वैसा ही कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक आर्थिक जंग चल रही है। तुर्की इस जंग का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की ने सीधे अमेरिका से संपर्क साधा। तुर्की का ये कहना है कि अब इस मामले में तुर्की के साथ अमेरिका जल्द से जल्द अपनी सेना भेजे, और इस सेना को भेजने के लिए तुर्की ने पूरे के पूरे सारे तैयारी और हर चीज को करने की कोशिश की है। तुर्की ने अपने डेलीगेट्स को अमेरिका भेजा है, अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए, अमेरिकी रक्षा मंत्री से सहायता के लिए, ताकि वह भूमध्य सागर में एक बार फिर से अपनी दादागिरी शुरू कर सके। खैर, इस मामले में तो अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा। सीधी बात यह है कि भूमध्य सागर में किसी देश की दादागिरी चल ही नहीं सकती है। कारण यह है कि यहां से न सिर्फ अमेरिका का, न सिर्फ नाटो देशों का, बल्कि दुनिया के सभी देशों का व्यापार होता है। और यहां पर अगर बात की जाए तो यहीं मौजूदा स्वेज नहर से ही भूमध्य सागर गुजरता है, जिसके बारे में आप लगभग जानते ही होंगे कि यह सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है। और इसीलिए इस जगह पर किसी भी तरीके से तुर्की को कोई भी हिम्मत नहीं मिलने वाली है। वहीं अब इस मामले से चिढ़ा हुआ तुर्की उलटा नाटो पर ही भड़क उठा है। उसने कहा है कि नाटो से वो अपनी सदस्यता वापस लेने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसके साथ नाटो ने इंसाफ नहीं किया है। वहीं अब इस मामले को लेकर के तुर्की संयुक्त राष्ट्र में कूद पड़ा। जहां तक तुर्की से जो बन पड़ रहा है वो करने की कोशिश कर रहा है। तुर्की वो देश है जो मौका पाते ही भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपने में कतई कसर नहीं छोड़ेगा। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, तुर्की अब संयुक्त राष्ट्र में भी भारत की खिलाफत करना शुरू कर चुका है। तुर्की ने 18 देशों का एक संगठन बनाया है, और ये 18 देशों के संगठन में लगभग 12 मुस्लिम देश वो कह रहे हैं जो तुर्की कहने की कोशिश कर रहा है। दरअसल तुर्की का यह कहना है कि भारत को स्थायी सदस्यता कभी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिल गई तो वह खाड़ी देशों और मुस्लिम कंट्रीज के लिए सबसे बड़ा घातक होगा। क्योंकि तुर्की यह मानता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र मुस्लिम के लिए बिल्कुल कट्टर होते हैं। खैर, भारत की नीतियां ऐसी नहीं हैं, लेकिन अब तुर्की को समझाए तो कौन समझाए। दूसरी तरफ अब सऊदी अरब, इराक, ईरान जैसे देश जो पहले ही तुर्की के साथ पूरी तरीके से खड़े नहीं थे, इस पूरे कदम के बाद जहां नाटो ने अपने कदम पीछे कर लिए, तो अब इन देशों ने भी तुर्की को अलग थलग छोड़ दिया है। इन देशों का कहना है कि हमारा तुर्की से कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं जानते हैं। अगर तुर्की चाहता है कि वह भारत से भिड़े तो यह उसका खुद का व्यक्तिगत निर्णय होगा, इसमें हमारी कोई भी सहभागिता नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ तो इजराइल खड़ा ही है। उधर रूस ने भी साफ कर दिया है कि अगर इसके बाद कोई भी कदम तुर्की की तरफ से उठाया जाता है तो अगली सेना रूस की भूमध्य सागर में उतरने जा रही है। और यहां पर भूमध्य सागर में रूस के सबसे घातक युद्धपोत Su-57 को उतारने की भी तैयारी चल रही है। खैर, यह बात अभी खबरों तक ही सीमित है, लेकिन तुर्की की तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जाता है और इसके बाद रूस और इजराइल कुछ ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं तो यह तुर्की के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होगी, क्योंकि भारत अकेला ही तुर्की को पस्त कर चुका है। लेकिन अगर इनकी एंट्री होती है तो तुर्की के लिए और भी स्थितियां खराब हो सकती हैं। दर्शक क्या सोचते हैं? क्या भारत को तुर्की के ऊपर लगातार लिए जा रहे एक्शन को कुछ कमजोर करना चाहिए, रोकना चाहिए, या फिर तुर्की के साथ भारत जो कर रहा है बिल्कुल सटीक है और इस पर और भी कड़े एक्शन लेने की जरूरत है?
भूमध्य सागर में इस भू राजनीतिक उथल पुथल के बीच तुर्की के लिए स्थिति और भी विकट तब हो गई जब संयुक्त राष्ट्र में भी उसे कोई खास समर्थन नहीं मिला। यूएन सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के विरोध में तुर्की की मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिशें धरी की धरी रह गईं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र जैसे कई महत्वपूर्ण खाड़ी देशों ने स्पष्ट कर दिया कि वे भारत के साथ अपने मजबूत आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को खतरे में नहीं डालेंगे और इस विवाद को द्विपक्षीय ही रहने दिया जाना चाहिए। रूस और इजराइल की ओर से मिली खुली चेतावनी ने तुर्की के राष्ट्रपति को एक ऐसे चौराहे पर ला खड़ा किया है जहां उनके पास भारत से सीधी बातचीत के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। सैन्य मोर्चे पर हार और कूटनीतिक मोर्चे पर मिली निराशा ने अंकारा को झुकने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन तुर्की की घरेलू राजनीति में इस आत्मसमर्पण को स्वीकार करना एक बड़ा झटका होगा, जिसकी वजह से यह संकट फिलहाल थमने के बजाय केवल एक अस्थायी विराम की ओर जाता दिख रहा है। और आने वाले दिनों में यह देखना बाकी है कि तुर्की किस तरह से अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए नए पैंतरे अपनाता है, जबकि भारत ने अपनी समुद्री ताकत और कूटनीतिक धैर्य से यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर किसी की भी दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।